दोस्तों आज से हमने साइंस पेडागोजी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज ये टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस लिया गया है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको धैर्य रखना होगा। यही धैर्य आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए यह सेशन आपने देखा तो श्योर है कि एग्ज़ाम में भी आपको मदद ज़रूर मिलेगा। तो धैर्य रखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहले सवाल में क्या कहता है। एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। ठीक है, ये आपको एक बता दिया कि इस तरह से किया गया है और नीचे जो है ए बी आपको लिखा है। इसमें से बताना है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। बी में कहता है कि एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक ये एल्युमिनियम का पट्टी है, ठीक है, और कुछ कुछ दूरी पे क्या किया है तो मोम को जमाया गया है, ठीक है, और एक स्टैंड के साथ इसे लगा दिया गया है और यहाँ पे कैंडल जलाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे गर्म होता है ये पिघलना शुरू होता है। तो पहले ये पिघलेगा, फिर ये पिघलेगा, फिर ये वाला पिघलेगा। ठीक है, तो लास्ट में सबसे कौन सा पिघलेगा तो ये वाला पिघलेगा क्योंकि इधर से गर्म होते हुए आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक एक के बाद गिरने लगते हैं। सही बात है। फिर बी में कहता है कि एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, ये दो दो इवेंट तो आप समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नीचे देखिए क्या लिखा है कि ए जो है प्रेक्षण है यानी कि ऑब्जर्वेशन है और बी क्या है इसका कंक्लूजन निष्कर्ष है। ठीक है, सेकंड में कहता है कि ए और बी दोनों ही निष्कर्ष है। थर्ड में कहता है कि बी प्रेक्षण है यानी कि ऑब्जर्वेशन है और ए जो है निष्कर्ष है। और फोर में कहता है कि ए और बी दोनों ही प्रेक्षण है। ठीक है, दोनों ही क्या है एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये वाला ए, ए क्या है ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि मोम का जो टुकड़ा है वो एक एक करके क्या हो रहा है पिघल रहा है। पहले जिधर मोमबत्ती है उधर का पिघलता है, फिर जैसे जैसे दूरी होता है उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है पिघल के वो नीचे गिरता चला जाता है। तो ये क्या किया उसने ऑब्जर्व किया, उसने ये प्रेक्षण किया। लेकिन बी क्या हो रहा है तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इधर से जो है मतलब कैंडल की तरफ से जो है जो हीट है ट्रांसफर हो रहा है किधर स्टैंड की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा तो बी नंबर क्या होगा निष्कर्ष होगा। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक नंबर यानी ए जो है क्या है ऑब्जर्वेशन है और बी क्या है हमारा उसका कंक्लूजन उसका निष्कर्ष है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं। उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो प्रश्न किया गया है कक्षा 7 के विद्यार्थी को, तो इसमें किस चीज को बढ़ावा मिलेगा। प्रेक्षण को, प्रयोगात्मकता को, परिकल्पना करना को या फिर चरों पर नियंत्रण को। ठीक है, परीक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जर्वेशन, प्रयोगात्मकता को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, और चर होता है यहाँ पे वेरिएबल्स और नियंत्रण हो गया कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आंसर कीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये परिकल्पना करना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस करना हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे गौर करिए, आपको लग रहा होगा कि प्रेक्षण करना होगा लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कक्षा 7 के विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछा जाता है, ना कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हो जाता है इसका आंसर प्रेक्षण। लेकिन ये केवल प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो क्या कर सकता है वहां पे सिर्फ कल्पना कर सकता है कि जो छोटा आइस का क्यूब्स है, ठीक है, वो क्या होगा जल्दी पिघल जाएगा और जो बड़ा आइस का क्यूब है वो लेट से पिघलेगा। ठीक है, तो ये लेट से पिघलेगा और ये जल्दी पिघलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो हाइपोथेसिस हो रहा है, परिकल्पना वो केवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा तो परिकल्पना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो भी हम आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं ये काफ़ी वेरीफाइड आंसर है, इसलिए यहाँ पे कोई त्रुटि होने का संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है केवल किससे प्राप्त होता है, तो मृदा से प्राप्त होता है। तो इस विचार के खंडन में मतलब आप इसको क्या करेंगे, खंडित करेंगे कि केवल मृदा ही नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए नीचे क्या दिया है ऑप्शन में, फर्स्ट में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक आप उसको क्या करेंगे, तो समझाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड में कहता है कि विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत करके मतलब दिखाएंगे। ठीक है, थर्ड में कहता है कि विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना, उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। ठीक है, फिर फोर में कहता है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थी को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद से आंसर कीजिए इसका। ठीक है, आपको लाइव चैट में आंसर करना है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल मृदा से ही प्राप्त होता है, यानी कि आपको ऐसा टेक्निक, ऐसा तरीका कुछ बताना होगा जो कि वो मृदा से रिलेटेड ही ना हो, मृदा से हट करके हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, गौर करें थर्ड नंबर में, ठीक है, तो मनी प्लांट क्या होता है कि विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देंगे और उसका जो वृद्धि हो रहा है मतलब वहां से भी उसका तो वृद्धि हो ही रहा होगा। ठीक है, तो प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो जब यहाँ पे विद्यार्थी खुद से करके देखेगा कि पानी में भी ये हो सकता है, तो उसका वहाँ पे ये भी मतलब उसके अंदर वेरिएशन आएगा, समझ आएगा कि मृदा में तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होगा, तो वो उसको हम अगर हम पानी में मनी प्लांट लगाएंगे तो उससे भी वो ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण भी आपको लग रहा है तो प्रकाश संश्लेषण से भी हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बताना था, यहाँ केवल मृदा लिखा हो तो मृदा से आपको हटा के बताना था, इसलिए हमारे यहाँ पे थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए एक नेगेटिव पॉइंट लिखा, विस्तार पूर्वक समझाना, मतलब आप जो है खुद ही विस्तार पूर्वक समझा देंगे तो इसमें बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुति दिखाना, जब आप प्रस्तुत करके खुद से उसको दिखा रहे हैं तो उसके अंदर फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि सामग्री उपलब्ध कराना, मनोरंजक सामग्री जो है उपलब्ध आप खुद से करा देंगे तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, प्लस यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पुट नहीं हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर, ताकि मतलब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि मिट्टी के अलावा भी पौधे जो हैं ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट हुआ, तो ये पौधा कहाँ ग्रो कर रहा है, तो पानी में केवल ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो विज्ञान पाठ्यक्रम जो है तो इससे क्या अपेक्षा की जाती है, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में कहता है कि विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकंड में कहता है कि विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हों। ठीक है, थर्ड में कहता है शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। ठीक है, फिर फोर में है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या कहता है कि विज्ञान को मूल्यों से मुक्त, यहाँ पे मुक्त यानी कि छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है निगेटिव सेंस में जाता है। तो यहाँ पे आप छोड़ रहे हैं किसी चीज को, तो विज्ञान के मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय। ठीक है, तो ये चीज क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। सेकेंड में देखिए यहाँ क्या कहता है कि विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इससे नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या अनूठी विशेषता, यानी कि जिसकी अनूठी विशेषता यानी कि जिसकी विशेषता अनूठी नहीं होगी उसे नहीं पढ़ाया जाना है। ठीक है, विज्ञान पाठ्यक्रम वहाँ पे मददगार फिर नहीं होगा, कहने का मतलब ये हो जाता है। थर्ड में कहता है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा सही है, चलिए रहने देते हैं। फिर फोर देखते हैं, इसमें कहता है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है, वैज्ञानिक सोच पैदा करने, यानी कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच अगर पैदा होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव वे में इसको ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन में फोर ज़्यादा बेटर आंसर आपको आएगा। यहाँ केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की बात हो रही है, जबकि वैज्ञानिक विज्ञान का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो फोर। आपको यहाँ पे लग रहा हो कि व्यस्त रखना एक नेगेटिव बात है, तो आप जब जब यहाँ पे इस दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो इसमें एक बात ये लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए वो व्यस्त रखा जा रहा है, तो ये इसको पॉजिटिव बनाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी आंसर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी की पॉइंट्स आता है उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का बात आएगा तो वो सब क्या जाता है, निगेटिव वे में जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि विज्ञान में व्यावहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालन करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा है दैट मीन्स हमको निगेटिव आंसर फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं। सेकंड में है वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। थर्ड में है वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों। तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइए इसको। बहुत अच्छा। तो देखिए कौन सा चीज़ नहीं होगा, तो जब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमने कई बार बताया कि अंक या ग्रेड ये सब क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो हमारा नेगेटिव आंसर फाइंड करना था, तो हमारा डायरेक्टली सेकंड नंबर होगा। बाकी क्या है, करेक्ट है, बाकी 1 3 4 तीनों सही है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण मतलब हो गया इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी, ठीक है। तो के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे। उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे, ठीक है। फिर 2 3 और 4 में क्या कहता है कि विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। उन्हें पृथक करने की विभिन्न विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड में कहता है कि पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे, यानी हाइपोथेसिस करने के लिए कहेंगे, जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर 4 में कहता है कि रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे, उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो इसमें क्या करेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही केस में आप इसे समझा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं समझाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा, सृजनात्मकता नहीं आ पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट जो है हमारा नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, तो ये सेकेंड में क्या कहता है कि विद्यार्थियों को रेत और नमक के मिश्रण आप उपलब्ध करा देंगे, उन्हें पृथक करने की विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और आप उन्हें विचार आजमाने, जो उन्होंने सोचा उसको आजमाने में आप क्या करेंगे, तो हेल्प करेंगे। तो इस ऑप्शन में जो भी बात कहा गया है इसमें सृजनात्मकता का भावना दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। फिर थर्ड में देखते हैं, पहले विद्यार्थी को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथेसिस करने की बात कही जा रही है, जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विस्तृत स्पष्टीकरण, तो ये जो है ऑप्शन को निगेटिव बनाता है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 4 में क्या कहता है कि रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे, ये आप ही दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे, तो पुनरावृत्ति रिवीजन, ठीक है, ये सब क्या होता है नेगेटिव, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। यानी कि विद्यार्थी को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विभिन्न विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे। यहाँ पे जब बच्चा सोचेगा तो क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगा, ठीक है, और उसे आजमाने में आप क्या करेंगे, केवल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सेकंड नंबर जिनका 2 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है, यानी कि विज्ञान और तकनीक के बीच बात हो रही है। तो पहले में है विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। सेकंड में विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्राय क्या है, तो गोल ओरिएंटेड यानी कि स्थान विनिर्दिष्ट होती है। थर्ड में है विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। ठीक है। फोर में है विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर क्या होते हैं, तो अलग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए, आप लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहता है तुलना करने का बात, इसे तुलना वर्ड देखते ही हटा देना है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड में कहता है विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी क्या है, तो उद्देश्योन्मुख और स्थान विनिर्देश यानी कि गोल ओरिएंटेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ही होना चाहिए। सेकंड में कहता है, थर्ड में कहता है विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, परंतु तकनीकी उनकी अपेक्षा नवीन। यहाँ पे अपेक्षा यानी कि यहाँ पे तुलना की बात यहाँ भी हो रही है, नया और पुराना। तो तुलना वर्ड जहाँ भी मिले या इस तरह का, ठीक है, तो उसको क्या करना है, तो नेगलेक्ट करना है। फोर में है विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। तो अलग अलग नहीं पढ़ते, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। विज्ञान और तकनीक दोनों क्या हैं, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा कक्ष में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। ठीक है। तो कक्षा 7 में जो शिक्षक है वो क्या क्रियाकलाप का प्रदर्शन कर रहा है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कहता है कि एक पत्ती को, ठीक है, एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर क्या उड़ेला जाता है, तो स्प्रिट। इसके बाद परख नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है। ठीक है। और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग क्या हो, उड़ ना जाए। ठीक है। उसके बाद है पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं, तब पत्ती का रंग क्या होता है, तो नीला काला हो जाता है। ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों जो इंडिकेटर्स होता है, ठीक है, के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। तो नीचे देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट में परख नली में स्पिरिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई। ठीक है। या सेकंड में कहता है पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई। थर्ड में कहता है कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। फिर फोर में कहता है कि क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके मन में क्या मतलब कि क्या किस चीज़ का आकलन यहाँ पे होगा, आपके मन में कौन सा बात उठेगा, वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए क्या था, एक पत्ती था जिसको कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया था। ठीक है। एक पत्ती को टेस्ट ट्यूब में लिया गया था, इसमें स्पिरिट डाला गया था और उसको क्या किया कि एक गर्म पानी था, एक जो भी था टब इसमें बर्तन टाइप में, इसमें इसको गर्म किया गया। कब तक गर्म किया गया, जब तक इसका सारा रंग उड़ ना जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला गया। ठीक है। फिर इस पे आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डाला गया, उसके बाद इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि यहाँ पे गर्म क्यों किया गया। तो क्योंकि स्पिरिट डाल के गर्म किया गया इसलिए क्योंकि इसका रंग क्या हो, उड़ जाए। तो उड़ इसका रंग कैसा होता है, हरा। तो हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो वही कहता है कि अगर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता तो क्या ऐसा प्रयोग हो सकता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर होगा, यानी क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता था, मतलब उतना करने की जरूरत नहीं था और डायरेक्टली हमको क्या करना था, तो इसको मतलब इस पे आयोडीन का ड्रॉप्स डालना था। ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। तो वही कहता है कि क्लोरोफिल को हटाए बिना क्या यह प्रयोग किया जा सकता था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो विज्ञान में जो आकलन किया जाता है तो किस चीज़ पर बल देना चाहिए। तो फर्स्ट में कहता है प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर। सेकंड में है साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर। थर्ड में है अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। और फोर कहता है संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखिए प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, यहाँ पे कहता है सही परिणाम, ये इसे निगेटिव बनाता है। ठीक है। जबकि परिणाम सही और गलत दोनों होता है। सेकंड में कहता है साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, मतलब केवल यहाँ पे आरेख बनाने की योग्यता पर ही आकलन
होना चाहिए, इसी चीज़ को फोर्स देन करना चाहिए, ये कहा जा रहा था। ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पे, सही बात है, ये कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, और किस तरह से वो किया जा रहा है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, यही का हमारा आंसर हो जाएगा। 4 में कहता है संक्षिप्त परिभाषाओं और यहाँ पे जहाँ पे परिभाषा मिले उसे देखते ही हटा देना, ये निगेटिव पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जिसके कि एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं या बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, वो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि अगर हमारे शरीर में, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस किया गया, अब आपको बताना है कि कौन सा मुक्त अंत वाला है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा, ठीक है। सेकंड में कहता है गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, ठीक है। फिर कहता है थर्ड में कि सांप और घोंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर फोर में है विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे बताया गया है एक होगा या तीन होगा या फिर एक तीन होगा या फिर दो और चार होगा, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पे है आपके सामने, आंसर कीजिए। कौन सा ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताना है, मतलब जिसका कि बहुत सारा आंसर हो सकता है, जिसमें लिमिटेशन नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट में कहता है कि अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें जो बच्चे आंसर करेंगे, बहुत सभी का आंसर क्या डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सारा आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या कहता है कि गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, ठीक है। तो वहाँ तना के बारे में बताएगा, इसमें कुछ कुछ आंसर आएगा, एक दो टाइप का, दो तीन टाइप का वेरिएशन आएगा, मतलब लिमिटेड मतलब आंसर आएगा। थर्ड में क्या कहता है सांप और घोंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है, तो इसका भी कुछ लिमिटेड आंसर ही आएगा, एक दो टाइप में आएगा, ठीक है। फोर में कहता है विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो जड़ों का जो मेन फंक्शन होता है तो सभी जड़ों का तो लगभग तो एक ही जैसा होगा, तो इसका भी क्या होगा, तो लिमिट आंसर होगा। तो ये सेकंड थर्ड फोर नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर केवल वन वाला होगा, यानी कि केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।